नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, परीक्षा का माहौल बन रहा है और आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी भी आ सकती है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर रहेगा। इसका एक पार्ट पहले बन चुका है ना, ये दूसरा पार्ट है। देख लीजिएगा, आप पुराना पहला पार्ट को नहीं देखे होंगे तो आपको हमारे YouTube चैनल पर ही मिल जाएगा। ठीक है, आज दूसरा पार्ट है। तो टोटल 4 पार्ट होगा, 100 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से एक पार्ट मैं बना चुका हूं, आज दूसरा पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट अभी और आना है, तो आप सभी पार्ट को देखिएगा। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी पे जाकर ले सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन का पीडीएफ में डाल दिया हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता ही रहेगा। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं 2 क्वेश्चन और बता देता हूं, जो अपडेटेड क्वेश्चन, जो पिछला वीडियो में मैंने जो बताया था उसको मैं अपडेट करते हुए बता रहा हूं इस बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने 2021 तक का बताया था। इस वाले वीडियो में मैं आपको 2022 का बता दूंगा। ठीक है, पिछला जैसे वीडियो आप देखेंगे ना, उसमें 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार का वर्णन है। आज इसको अपडेट किया हूं, जिसमें 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट। बद्री नारायण को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बताना है कथन दोनों सही है, कथन दोनों गलत है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें बता दूं मैं आपको, बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए और अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ओके, तो दोनों आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर सही होगा। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, कब दिया गया था, तो प्रदान किया गया, घोषणा किया गया 22 दिसंबर 2022 को। ठीक है, कितनी भाषाओं में, तो कुल 23 भाषाओं में। ओके, इस पुरस्कार के तहत एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, साल और 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार है। ठीक है, ताम्र का फलक दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ताम्र का फलक है। ठीक, उसके बाद एक सॉल दिया जाएगा और 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बार जो है 23 भाषाओं में प्रदान किया गया है। चलिए देखिए, बद्री नारायण को हिंदी भाषा में, अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा में, जनार्दन प्रसाद पांडे को संस्कृत भाषा में और अनीस अस्फाक को उर्दू भाषा में। तो ध्यान रखेंगे ये प्रमुख भाषा है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आता है। उपन्यास की यदि हम बात करते हैं तो कुल 6 लेखकों को मिला है, जिसमें से अनुराधा राय, प्रवीण दशरथ, मधुरांतक नरेंद्र, माया अनिल खरगटे, एम राजेंद्रन, अनीस अस्फाक। ओके, तो ये 6 उपन्यास के लिए 6 लेखकों को मिला गया है, और साथ ही साथ यदि हम भाषा के आधार पर बात करते हैं तो ये 4 लोगों को मिला गया है। याद भी रख लेंगे इनकी रचना क्या है, तो बद्री नारायण को मिला है तुमड़ी के शब्द के लिए। ओके, उसके बाद यदि हम बात करते हैं अनुराधा राय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए मिला है। जनार्दन प्रसाद को डीप माणिक्यम के लिए मिला है, और अनीस अस्फाक को ख्वाब शराब के लिए मिला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक त्रुटि है, पिछले ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं है क्वेश्चन में लिखा हूं और आंसर दिया हूं है के हिसाब से, तो इसको बस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शामिल नहीं है ये नहीं होगा, शामिल है। तो क्या क्या शामिल है, ठीक है, बाल दिवस जो बनाया जाता है उसमें बच्चों की शिक्षा और बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता, ठीक है, इन दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन ये अपडेट किया हूं दोस्तों, हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं बताते ही रहते हैं सर इसको अपडेट कर दीजिए, या सर यहाँ पे त्रुटि हो रही है क्या, तो मैं चेक भी करता हूं दोस्तों, और यदि सही पाया जाता है तो मैं उसको सुधारने की भी पूरा कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसी के तहत मैं यहाँ पे त्रुटि को सुधार किया हूँ। आप हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसी तरह का आपको क्या मिलेगा, थंबनेल मिलेगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 64 को थोड़ा सा अपडेट करेंगे। पिछला क्वेश्चन में 2021 के हिसाब से बताया हूँ, क्वेश्चन सब सही है। ओके,
क्योंकि ये 2022 में ही आया था, इसलिए मैं यहाँ पे 2022 का बताया था, लेकिन हालांकि 2022 वर्ष में आया था रिपोर्ट, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 131वां बताया था जो कि सही है, लेकिन अब इसको मैं अपडेट करते हुए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2022 रिपोर्ट 2022 के आधार पर आएगा, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। उससे पहले आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है भारत को 189वें देशों में कुल 131वें स्थान मिला था, तो ये सही था क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, यूएनडीपी के मानव विकास मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखेंगे कि मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का विश्व में स्थान है। तो अभी जो नया जो रिपोर्ट जारी हुआ है, जो कि अक्टूबर में हुआ था शायद 2022 में, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत जो है वर्तमान में 132वां देश में है, स्थान पे है। ठीक है, तो देखिए और पिछड़ गया। देखिए, आपको यदि मैं और अच्छे से बता दूं, देख लीजिए यहाँ पे 2022 का रिपोर्ट, 2021 का रिपोर्ट और 2020 का रिपोर्ट। तो 2020 में यदि हम बात करते हैं, देख लीजिएगा ये 130वें स्थान पर था। इसके बाद जो रिपोर्ट आया उसमें 131वें स्थान पर था, और अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें 132वें स्थान पर है। ठीक है, तो पिछड़ रहा है भारत, मानव विकास सूचकांक में भारत क्रमशः देखिए पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीज को ध्यान में रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 की शीर्षक के रूप में आया है। ठीक है, जिसमें कुल कितना देश है तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है कुल 151 देश की सूची में भारत जो है 132वां स्थान पर है, और इससे पहले 189 देशों की सूची में भारत जो है 121वें स्थान पर था। ओके ना, ध्यान रखेंगे। कब जारी किया गया था इस रिपोर्ट को ध्यान रख लेंगे, तो 8 सितंबर, ध्यान रखेंगे अक्टूबर नहीं है, 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। ओके, और इस समय जो मानव विकास रिपोर्ट का जो थीम है, अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, ध्यान रखेंगे, अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, ये थीम है, बड़ा ही अजीब टाइप का है। ओके, ये आप देख सकते हैं, सर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स सेटिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो फैलेगा तो आप सभी के ही काम आएगा, आप सभी के लिए इसी तरह से मोटिवेटेड होते हुए मैं बहुत सारा और भी प्रोग्राम है जो रेगुलर बेस पे आपके लिए लेकर आने को सोचा हूँ। करंट अफेयर में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप यदि साल भर मेरा करंट अफेयर को पढ़ लेंगे ना, मतलब रेगुलर पढ़ते हैं, तो आप करंट अफेयर में हर तरह की चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन भी लगभग बन जाएगा पूरी तरह से होगी। ओके, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, 20 क्वेश्चन पिछला वीडियो में था, आज 21वां यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो देखिए, मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल चीन से अपने कारोबार को समेटने की तैयारी कर रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, एप्पल भारत और वियतनाम में अपना कारोबार स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो एप्पल कंपनी है ना, चीन से अपने कारोबार को समेटने की तैयारी कर रहा है। समेटने की तैयारी कर रहा है, तो मतलब वो समेट भी रहा है। ओके, और साथ ही साथ वो भारत वियतनाम जैसे देशों में भी अपना व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोनों सत्य होगा। ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है, ये दोनों सत्य होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में RH-200 का 200वां सफल प्रक्षेपण किया है, जो संबंधित है। ठीक है, PSLV श्रृंखला का प्रक्षेपण यंत्र है, रोहिणी श्रृंखला का प्रक्षेपण यान है, इनसेट श्रृंखला का लघु सैटेलाइट है, GSLV श्रृंखला का प्रक्षेपण यंत्र है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, जो इसरो जो है 23 नवंबर को जो है RH-200, ठीक है, इसका प्रक्षेपण किया था। किस रॉकेट के तहत किया गया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रोहिणी श्रृंखला का प्रक्षेपण यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसरो के बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने 23 नवंबर, ध्यान रखेंगे, 23 नवंबर थुम्बा तिरुवनंतपुरम के तट से अपना लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण किया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी मुख्यालय ने कहा कि रोहिणी, ध्यान रखेंगे, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट श्रृंखला
इसरो के भारी और अधिक जटिल लॉन्च वाहनों के लिए अग्रदूत रही है, मतलब इसी के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है किसको, तो RH-200, ठीक है, नाम ही दिया गया है RH-200। ओके, RH का मतलब रोहिणी है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में कहां मिला था, ठीक है, तो मंकी पॉक्स का भारत में जो पहला मामला मिला था वो है केरल में, ध्यान रखेंगे कहां मिला था, तो केरल में मिला था, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि आपको भी आंसर देना है तो आप चाहे तो कमेंट करके देते रहिए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसके बाजू में उसका ऑप्शन लिख दीजिए, ठीक है, इससे आपको भी कंफर्म हो जाएगा, या मन ही मन उसका भी आंसर बताने की कोशिश कीजिए खुद को ही, देखिए आपसे सही बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट दुविधा होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। देखिए, भारत सरकार द्वारा G20 के शेरपा हेतु किसे चुना गया है, ठीक है, तो शेरपा हेतु किसे चुना, देखिए शेरपा होता क्या, पहले बात समझिए, और उससे पहले ये बात समझिए लीजिए कि भारत जो है G20 का सदस्य है, ठीक है। G20 का पिछला एक क्वेश्चन में मेरे से गलती हुआ था, जहां पे मैंने बोल दिया था सदस्य नहीं है, लेकिन उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, सदस्य है। तो भारत जो है G20 समूह का सदस्य है, और भारत जो है 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के लिए अध्यक्षता करेगा, किसका अध्यक्षता करेगा, G20 का अध्यक्षता करेगा। तो शेरपा क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है, जो मेन इसका जो प्रतिनिधि करेगा, कोऑर्डिनेट का काम करेगा, उसको बोलते हैं शेरपा। और G20 के लिए भारत जो है अमिताभ कांत, ध्यान रखेंगे, अमिताभ कांत को अपना नया शेरपा चुना है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये भारत का लोगो है, जहां पे इन्होंने वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है, इसको भी मत छोड़िए, ऐसा मत समझिए कि नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एग्जाम पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले तो G20 का गठन कब हुआ, तो 1999 में हुआ था। देखिए, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया, मतलब यहाँ के सदस्य हैं, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, है ना, ध्यान रखेंगे ये जो समूह है G20, इसमें दुनिया का 60% आबादी शामिल हो जा रहा है, वैश्विक जीडीपी का 80% इसमें भी शामिल है, और वैश्विक व्यापार का 75% भी शामिल है, ध्यान रखेंगे। कुल जीडीपी यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 80% इसमें है, ठीक है, और व्यापार की बात करते हैं तो 75%। देखिए कौन कौन सदस्य है इसका G20 का, तो कुल 20 देश इसका सदस्य है। पहला अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राजील, चौथा कनाडा, पांचवा चीन, छठवां यूरोपियन यूनियन, सातवां फ्रांस, आठवां जर्मनी, नौवां भारत, 10वां इंडोनेशिया, इटली, जापान, ऐसे करके ये कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत भी इसका एक सदस्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये है सदस्य देशों का नाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे कुल 20 सदस्य देश हैं। चलिए और देखिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, ध्यान रखेंगे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी, ओके, CGPSC ड्रीम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है। भारत में कुल 71 रामसर स्थल है। रामसर साइट में दर्ज सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाले राज्यों में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक। तो देखिए इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो है, देखिए पहली बात तो ये है कि नम भूमि के संरक्षण के लिए, यानी कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड, ओके, आर्द्र भूमि भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये वो स्थल है जहां पे हर वर्ष, ठीक है, हर मौसम कुछ ना कुछ जल आपको मिलता ही रहता है, जल पाया जाता है वहां पे। तो भारत में कुल 71 रामसर स्थल नहीं है, ठीक है, तो ये सही है, और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, जिसमें यह बोला गया कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि जो है
तमिलनाडु में है। और ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसे आर्द्र भूमियों की को चिन्हांकित भी कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय में इसके लिए कोई विशेष परियोजना भी लाया जाएगा सरकार द्वारा। तो आर्द्र भूमि से क्वेश्चन बनना भी चाहिए और बन भी सकता है। ओके, तो ऑप्शन सी सही है इसका, 1 और 3 ध्यान रख लेंगे इसको। देखिए, रामसर स्थल रामसर अभी समय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे रामसर जो है ना दोस्तों, ये ईरान का एक शहर है। ध्यान रखेंगे ईरान का एक शहर है रामसर। वहां पे सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसी के तहत रामसर अभियान चलाया जाता है, या फिर रामसर जो है अभी समय चलाया जाता है, जिसके द्वारा जो है राज्यों के या देश के वेटलैंड का चिन्हित किया जाता है। ओके, देखिए क्या है, तो जिसे यूनेस्को 1971 में, ध्यान रखेंगे यूनेस्को 1971 में या यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ईरान के रामसर शहर के नाम पे इसको रखा गया है, इसका नाम को। ओके, तो ध्यान रखेंगे 2022 के दौरान कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया भारत में। ओके, तो रामसर प्रमाण पत्र में अंकित स्थल की तिथि के आधार पर इस वर्ष 2022 में 19 स्थल और पिछले 2021 में 24 स्थल जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में अधिकतम है रामसर स्थल। रामसर स्थल की संख्या 14 कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कुल 14 रामसर स्थल है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, जहां पे 10 रामसर स्थल है। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन है? तो देख सकते हैं विजेता को हरनाज, ठीक है, सॉरी, इसका जो विजेता है वो है सिनी सेठी। ध्यान रखेंगे विजेता कौन है? तो सिनी सेठी। ध्यान रखेंगे फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इस बार सिनी सेठी ने अपने नाम किया। ठीक है, 71वें मिस वर्ल्ड प्रेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अब जो 71वां जो मिस वर्ल्ड होगा उसमें जो है ये प्रेजेंट करेगी। ठीक है, सिनी सेठी। ओके, ध्यान रखेंगे इससे पहले जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की जो विजेता थी वो थी मानसा वाराणसी थी। ध्यान रखेंगे अब जो है सिनी सेठी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत अमेरिका संयुक्त बल, ठीक है, अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहां पर हुआ? ठीक है, आपको बताना है कि इसका 13वां संस्करण कहां पे हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय या हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे हिमाचल। ठीक है, कहां होगा? हिमाचल प्रदेश। सुधार लेंगे इसको। ओके, देखिए भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को बकलो यानी कि हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है। इससे पहले इसके 12वें संस्करण को अक्टूबर 2021 में अमेरिका के वाशिंगटन स्थित ज्वाइंट बेस लुइस मैककॉर्ड में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बार भारत में हुआ, तो अगले बार 2023 में इस साल जो है वो फिर से अमेरिका में होगा। तो ध्यान रखेंगे वज्र प्रहार पूछा जाता है एग्जाम में कि किस देश के मध्य यह सैन्य अभियान चलाया जाता है। ओके, तो भारत और अमेरिका याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, लंपी वायरस संबंधित है गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। तो ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है? तो सभी विकल्प 1 और 2, उसके बाद विकल्प 2 1 2 4, विकल्प सी 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो लंपी वायरस है किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए जो लंपी वायरस है मुख्य रूप से गौवंशी पशु के लिए है। ओके, ध्यान रखेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। देखिए लंपी वायरस का प्रकोप देश के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई गई है। लंपी स्किन डिजीज है जिसे पशु चेचक भी कहते हैं। एक वायरल बीमारी है जो कैप्रीपॉक्स वायरस से फैलती है। किस प्रकार के वायरस से फैलती है? तो कैप्रीपॉक्स। तो इसको भी आप याद रखेंगे, कैप्रीपॉक्स वायरस से बकरियों में गोल्ड पॉक्स नाम की बीमारी फैलती है। भेड़ों में, ध्यान रखेंगे बकरियों में किस प्रकार की बीमारी है? तो गोल्ड पॉक्स, भेड़ों में चिप पॉक्स और गायों में लंपी पॉक्स। ध्यान रखेंगे यही चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू 24 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद हेतु शपथ ग्रहण की है।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 जुलाई को जो है शपथ ग्रहण नहीं की थी। तो 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है और संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसरो द्वारा अपना छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-DI कब लॉन्च किया गया। ठीक है, बताने आपको कब लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त 2022, यानी कि 7 अगस्त 2022 को इसरो द्वारा अपना छोटा प्रक्षेपण यान SSLV-DI लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक, और विद्यार्थियों द्वारा निर्मित उपग्रह आजादी सैट को लेकर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1 अर्थात लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-DI की पहली उड़ान शुरू की। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एक 3 चरण का प्रक्षेपण यान है। कितने चरण का है, तो 3 चरण का, जिसमें 3 ठोस प्रणोदन चरणों और एक तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। SSLV का व्यास 2 मीटर और लंबाई 34 मीटर है, जिसका भार लगभग 120 टन है। ठीक, कहां से इसको प्रक्षेपित किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक का सप्ताह को मनाया गया था। तो इस सप्ताह को किस रूप में मनाया गया था आपको बताना है। विश्व बालिका सप्ताह, विश्व पर्यावरण सप्ताह, विश्व धरोहर सप्ताह, विश्व सहकारी सप्ताह। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व धरोहर सप्ताह। ओके, अभिलेखागार पुरातत्व और संग्रहालय विभाग 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक शुरू होने वाले विश्व विरासत सप्ताह मना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेंगे। देखिए, यूनेस्को के सदस्य राज्यों ने 1972 में विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया और 191 राज्य दलों ने भारत सहित इस विश्व विरासत सम्मेलन की पुष्टि की है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आशा पारेख जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में संविधान दिवस जो है प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। ओके, देख लीजिए। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ओके, अब भारत के प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस पर वर्चुअल जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 डिजिटल कोड और S3WAS वेबसाइट से ई कोड परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किए हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा जानकारी देखिए, यह हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ध्यान रखेंगे, अपनाया कब, तो अपनाया है नवंबर 1949 को। ठीक है, और कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ओके, ध्यान रखेंगे ये सब चीजों को, और ये सब कुछ पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली के 6 उड़ानों का परीक्षण सफलतापूर्वक किसके द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना। आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखिए, सतह से हवा पे मार करने वाली त्वरित मिसाइल जो है, इसको DRDO और भारतीय थल सेना है ना, DRDO और भारतीय थल सेना के संयुक्त प्रयास से किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम से संबंधित है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटाया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
देना, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिछड़े वर्गों को क्या है, आरक्षण का लाभ देना है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि से प्रायोगिक आधार पर डिजिटल मुद्रा शुरू किया है? तो डिजिटल मुद्रा जो है 1 दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा का रिटेल पायलट 1 दिसंबर 2022 को लाइव हो गया है। आरबीआई की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को ई रुपया या डिजिटल रुपये के रूप में जाना जाता है, जो सोवरन करेंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ध्यान रखेंगे, क्या है डिजिटल रुपया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि रिटेल डिजिटल रुपया भुगतान और निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देनदारी है। सीधे शब्दों में कहें तो रिटेल सीबीडीसी मुख्य रूप से रिटेल लेन देन के लिए नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। ओके, मतलब जो नगद रुपया हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों मार्केट में, उसका ये डिजिटल फॉर्म है, बस इतना ध्यान रखेंगे। जैसे 200 का यूज करते हैं हम लोग, 100 का यूज करते हैं, 500 का यूज करते हैं, ये जो डिजिटल मुद्रा है, सॉरी मतलब जो इसका जो फिजिकल जो मुद्रा है, इसको डिजिटली हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे 500 2000 का उपयोग करते हैं वैसे ही है। चलिए अगला देखते हैं। अक्टूबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ओके, मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्यान रखेंगे, चुनाव जब हुआ उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो था शशि थरूर भी थे, तो शशि थरूर को इन्होंने हराया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शशि थरूर को इन्होंने हराया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। चर्चित पुस्तक और इधर है लेखक, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, वी आर डिस्प्लेस्ड, एग्जाम वॉरियर। ध्यान रखेंगे, एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी का, अंबेडकर अलाइव पुस्तक। तो आपको बताना है सही क्या है इसका उत्तर। तो ध्यान रखेंगे, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है रस्किन बॉन्ड का है। ओके, वी आर डिस्प्लेस्ड तो ये है मलाला यूसुफ फजई का। ठीक है, और अंबेडकर अलाइव पुस्तक ये है ठीक, ये हो जाएगा शशि थरूर का। तो ये इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक, चलिए G20 समूह के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि क्या सही है इसमें, है ना। तो भारत की अध्यक्षता में 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारत ने 1 वर्ष के लिए G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत की अध्यक्षता में 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 तीनों सही है दोस्तों। ध्यान रखेंगे 18वां G20 शिखर सम्मेलन है, भारत जो है 1 वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। ध्यान रखेंगे भारत में पहली बार जो है G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भारत के 50वें जस्टिस मुख्य न्यायाधीश मतलब का पदभार संभाले, तो नाम देख सकते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के 50वें क्रम के, ये भी याद रखेंगे क्रम कौन सा है और नाम क्या है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नोबेल पुरस्कारों को उसके प्राप्तकर्ताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो नोबेल पुरस्कार है एक तरफ, दूसरी तरफ है प्राप्तकर्ता, तो आपको सुमेलित करना दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा, देखिए यदि हम बात करते हैं तो चिकित्सक का स्वांते पाबो। ओके, यदि हम भौतिक की बात करते हैं तो भौतिक हो जाएगा एलन आस्पेक्ट। ओके, साहित्य की और शांति का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो अब्दुल रज़ाक गुरनाह है ये पिछले साल पाए थे। ओके, तो ये उसके हिसाब से, तो साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य का हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह, और शांति का बात करते हैं तो दामित्री मुराटो। ओके, तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए यदि हम अभी की बात करते हैं 2022 का, तो 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबो को मिला है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है एलन आस्पेक्ट
जॉन एफ क्लोजर और एटन जिलिंगर को मिला है। रसायन के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डास, के बेरी को मिला है। साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में देखिए पिछले बार था अब्दुल रजाक गुरना, इस बार कौन है, एनी और नॉक्स। और वही हम शांति की बात करते हैं तो शांति में भी ध्यान रखेंगे जो नाम है वो पिछले वर्ष वाला है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ओके। और अर्थशास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविगो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि हरिमऊ शक्ति 2022 कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। ध्यान रखेंगे, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो कब हुआ था, 28 नवंबर को हुआ था, और कब तक चला था, तो 12 दिसंबर 2022 तक चला था, ठीक है। इससे क्या होता है, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलता है दोस्तों, और जो है प्रैक्टिस भी हो जाता है, ताकि कोई देश जो है अटैक करे तो उस पर भी हम अटैक कर सके। चलिए 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन है दोस्तों सब छटा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी उलझुल जुलझुल क्वेश्चन लाकर नहीं दे रहा हूं आपको, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट यानी कि मिस्र, ओके। कौन है, तो अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी जो है मुख्य अतिथि होंगे, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, G20 बाली शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में हुआ था। तो बाली जो है इंडोनेशिया का एक शहर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी नाम है इंडोनेशिया 2022, तो इंडोनेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। अच्छा ये कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कुटाएंगे नहीं बिल्कुल भी, और कूट के रखना है बल्कि, ओके। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है देख लीजिए, और ये सही है कि नहीं, सही सुमेलित है कि नहीं आपको ये बताना है, ठीक है। तो आशा पारेख को तो व्यास सम्मान मिला ही नहीं है, तो ये तो गलत ही है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का तो आशा पारेख को मिला, तो ये भी गलत है। अब देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है ना, टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला है, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर माउजो को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी सही है, ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अच्छा देख लीजिए, गीतांजलि श्री को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। टॉम ऑफ सैंड के लिए ये है, ठीक। आशा पारेख जी इनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और असगर वजाहत को मिला है महाबली के लिए पुरस्कार, ठीक है। आप देख लीजिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन को मिला है, और दामोदर माउजो को मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हमारा क्वेश्चन में था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किसे मिला, तो दामोदर माउजो को मिला है, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा फिर से बता दूं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी, ठीक है, CGPSC ड्रीम एकेडमी में जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन, 22वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत करेगा। आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न जो है सही है। तो देखिए दोस्तों इसका दोनों प्रश्न सही है। तो 22वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे उज्बेकिस्तान, ओके, ठीक है 22वां। और भारत जो है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी तो कर ही रहा है दोस्तों, तो दोनों का दोनों यहाँ पे कथन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2021 का चैंपियन ऑफ द अर्थ, ध्यान रखेंगे, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये ध्यान रखेंगे डेविड एटनब्रो, तो डेविड एटनब्रो को यह पुरस्कार मिला है। कब मिला, तो 22 नवंबर 2022 को मिला है। किसके द्वारा दिया गया है, तो UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सर डेविड एटनब्रो को मिला है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
चलो फिर से मैचिंग आ गया। अंतरराष्ट्रीय संगठन है और उसका प्रमुख है, आपको बताना है कि कौन होगा। तो यूएनओ महासचिव, डब्ल्यूटीओ महानिदेशक, महानिदेशक डब्ल्यूएचओ और महासचिव अंगटाड। तो देखिए जो आपसे बन रहा है वो पहले कोशिश कीजिए। जैसे देखिए डब्ल्यूटीओ है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंगटाड है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देख लीजिए, जो यूएनओ है, ठीक ना, तो यूएनओ का जो अध्यक्ष होगा एंटोनियो गुटेरेस, ओके। और डब्ल्यूटीओ के जो महानिदेशक है नागोजी ओकोंजा इवेला, ये महिला है दोस्तों, ये महिला है और प्रथम महिला है यह महानिदेशक जो डब्ल्यूटीओ के बने हैं। और डब्ल्यूएचओ को कौन है, तो टेड्रोस गेब्रियोस, और अंगटाड का हो जाएगा रेबेका ग्रीन्सपन, ओके। तो इस तरह से ये चीजें है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का 3 और 4 का 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन यानी कि इसरो, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है ना, एस सोमनाथ, श्रीधर पनिकर सोमनाथ, ध्यान रखेंगे श्रीधर पनिकर सोमनाथ, पूरा नाम भी आ जाता है दोस्तों। कहीं कई बार क्या होता है हम लोग पढ़े रहते हैं एस सोमनाथ लेकिन आ जाता है श्रीधर पनिकर सोमनाथ, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है कि ये सही है। अगर मान लीजिए इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं दे दिया तो फिर और समस्या बढ़ जाता है कि नहीं। तो देखिए इसरो का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, लेकिन इसरो के रूप में नहीं हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। या सॉरी, इसरो की स्थापना जो है आप मान कर चलिए 15 अगस्त 1969 को हुआ है। बस फिलहाल ये सब इतना ही है दोस्तों, इससे पहले जो था वो के शिवन जी थे। तो दोस्तों यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसका 2 पार्ट और बच गया, ध्यान रखेंगे, है ना, 2 पार्ट और आने वाला है, एक स्पोर्ट्स का है और एक 30 क्वेश्चन का, और फिर से एक और आने वाला है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।